हाँ जी, स्वागत है सभी का पढ़ने और पढ़ाने की इस महफिल में। मैं आपका साथी, आपका एजुकेटर सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जो आज का सेशन रहने वाला है, हम बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसे बनती है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एग्जामिनेशन में पृथ्वी की आंतरिक संरचना से सवाल पूछा जाता है। हम बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन कैसे किया है, क्या क्या चीजें होती हैं, सभी चीजों के बारे में। तो हेडिंग डालीजिए, टॉपिक का नाम होगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है जी, तो हम बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है जी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर जब बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल पर उठता है कि हमें कैसे पता चला पृथ्वी की आंतरिक संरचना होगी कैसे, किसने अध्ययन किया, किस तरीके से हमें पता चलेगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। तो इन सारी चीजों के बारे में बात करते हो। सबसे पहले अध्ययन की बात करें तो सबसे पहले देखा गया दबाव के आधार पर या दाब के आधार पर। दाब के आधार पर, दाब के आधार पर कैसे देखा गया कि ये देखा गया कि अगर हम गहराई में जाएंगे, ये माना गया कि दाब बढ़ेगा। तो दाब बढ़ेगा, किसी ने ये बोला कि अगर गहराई में जाएंगे तो दाब बढ़ेगा। तो अब एक चीज मेरे को बताओ, अगर हम गहराई में जा रहे हैं तो दाब कैसे बढ़ेगा? अगर दाब बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं चीजें हमें टूटी हुई नजर आनी चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ गहराई के बाद हमें सॉलिड अवस्था में मिलती है सारी चीजें। तो इसका मतलब क्या है, दाब के आधार पर जब अध्ययन करने की कोशिश की, कहीं ना कहीं हमें त्रुटियां दिखाई दी। उसके बाद किसी ने बोला कि ताप के आधार पर, कि तापमान के आधार पर। तो तापमान के आधार पर देखने की कोशिश की गई कि गहराई में जाने पर तापमान बढ़ता है। अब ये सवाल तो अच्छा है, ठीक है, तापमान बढ़ता है, लेकिन इनसे एक सवाल पूछा गया, अगर गहराई में जाने पर तापमान बढ़ता है तो सारी चीजें हमें लिक्विड फॉर्म में मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो सॉलिड फॉर्म में है ना, सॉलिड फॉर्म में या आप गैसीय अवस्था में मिलती है। तो ये सारी चीजें तापमान के आधार पर देखने की कोशिश की गई, तो भी दिक्कतें आनी स्टार्ट हुई। अंतिम रूप से आप लोगों से लिए जो काम की चीज है वो ये है कि जो इसका अध्ययन किया गया वो सर्वमान्य माना गया, वो भूकंप शास्त्र के आधार पर माना जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना, किस आधार पर माना जाता है? भूकंप शास्त्र के आधार पर। ठीक है भाई, भूकंप शास्त्र। तो भूकंप शास्त्र के आधार पर अध्ययन किया गया। ठीक है जी, तो भूकंप शास्त्र के आधार पर कैसे अध्ययन किया गया कि जो भूकंपीय तरंगे हैं उन्हें दौड़ाया गया पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं में। ठीक है भाई, तो हम बात करें भूकंप की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं तरंगों की। तो तरंगों के बारे में अगर चर्चा करें तो तरंग जो है दो तरीके की होती है, एक होती है अनुदैर्घ्य तरंग और एक होती है अनुप्रस्थ तरंग। याद रखना ये चीज, एक होती है अनुदैर्घ्य तरंग और एक होती है अनुप्रस्थ। अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है जी, ये दो प्रकार की तरंगे हैं। अब इन तरंगों की अगर चर्चा करूं मैं, तो ये चीज ध्यान रखना, अनुदैर्घ्य का मतलब ये होता है जो तरंगे क्या है, आप लोग एक चीज देखोगे, जिस दिशा में वो गति कर रही है उसी दिशा में उसके कण ऐसे एक दूसरे से मूवमेंट कर रहे हैं। जैसे माने तो इस दिशा में गति करते उस दिशा में चले, तो ध्वनि तरंगे हैं, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। तो आपसे सवाल पूछे ध्वनि तरंगे किसका उदाहरण, तो अनुदैर्घ्य तरंग। जैसे ध्वनि तरंगे चलती है, बोलने पर जैसे हमारा क्या होता है, आगे से आगे मॉलिक्यूल आगे से टकरा कर चलते जाते हैं, तो वो क्या हो गए, एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने समांतर ऐसे क्या करे, दोलन करे, आप बोल सकते हो, या मूवमेंट करे, वो क्या कहलाती है, अनुदैर्घ्य तरंगे। वहीं पर अगर मैं बात करूं अनुप्रस्थ तरंग की, तो इसके अंदर क्या होगा, दोलन क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, सीधी सी बात है। प्रकाश तरंगे जो होती है वो कैसी होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है। जैसे लंबवत अगर ऐसे काम करे तो वो क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि रोशनदान देखा होगा, रोशनदान से घर में लाइट आती देखी होगी, तो उसमें आप कण देखते होंगे ऐसे मूवमेंट करते दिखाई देंगे आपको, है ना। तो वो क्या हो गया, अनुप्रस्थ तरंग होगी, जिसमें परपेंडिकुलर जो तरंग के जो मॉलिक्यूल्स है वो परपेंडिकुलर ऐसे गति करे तो वो क्या होगी, अनुप्रस्थ। वहीं पर अगर ऐसे गति करे तो वो क्या होगी, अनुदैर्घ्य तरंग। तो ध्वनि तरंग किसका उदाहरण है, अनुदैर्घ्य तरंग का, एग्जाम्पल के रूप में ध्वनि तरंग। आ रही बात समझ में, ध्वनि तरंग किसका उदाहरण है, अनुदैर्घ्य का। तो वहीं पर प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है, प्रकाश तरंग किसका उदाहरण होगा आपका, प्रकाश तरंग रहेगा आपका अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण रहेगा। आ रही है बात समझ में भाई सभी को? ठीक है, अब हम बात करते हैं तरंगों के अंदर जो तरंग होती है उसका जो ऊपरी सिरा होता है, जो ये आपका सिरा होता है, ये पॉइंट जो होता है, और ये जो नीचे वाला आपको पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, ये पॉइंट, इन्हें बोलते हैं, इसे तो बोला जाता है गरत, क्या बोलते हैं, गरत। ठीक है, और इसे बोलते हैं सरंग, सरंग। तो ऊपरी जो हिस्सा होता है उसे बोलते हैं सरंग और नीचे वाले बोलते हैं गरत। तो आपसे सवाल पूछा था गरत और सरंग में डिफरेंस क्या होता है, ये बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है तरंगों से, क्योंकि जब हम भूकंप के बारे में चर्चा करें, भूकंप कैसे आता है, ज्वालामुखी कैसे आती है, तो आंतरिक परतों, इन सारी चीजों में सबसे बेसिक चीज यही है
कि सबसे पहले ये पता होना चाहिए गर्त किसे कहते हैं और सरंग किसे कहते हैं। तो ऊपरी हिस्से को क्या कहेंगे, सरंग तरंग के, नीचे वाले क्या कहेंगे, गर्त। और जब ये सरंग और गर्त के बीच में ये सारा कुछ हो रहा है, ये सारी सर क्या कहती है, एक होती है आवर्ती, क्या कहलाती है, आवर्ती। आवर्ती जितनी ज्यादा बिल्कुल नजदीक जितने दोलन होंगे, बिल्कुल नजदीक, अगर मान चलो ऐसे बिल्कुल दोलन हो रहे हैं, तो इसमें क्या होगी, फ्रिक्वेंसी ज्यादा है, इसमें क्या होगी, फ्रिक्वेंसी ज्यादा है। तो जहां पर फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी तो उसका प्रभाव ज्यादा रहता है। अगर कोई चीज में फ्रिक्वेंसी ज्यादा रहेगी, अगर वो किसी चीज से टकराएगी तो उसमें क्या होगा, प्रभाव ज्यादा, उसमें एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। वहीं पर अगर ये गैप ज्यादा है तो वहां पर क्या, आवर्ती कम है, ये चीज ध्यान रखना है। तो इस चीज को, इन दोनों के बीच के गैप को क्या कहते हैं, लैम्डा कहा जाता है। लैम्डा का मतलब होता है तरंग धैर्य। तो याद रखना, दो सरंगों और दो गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंग धैर्य। दो सरंगों और दो गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, दो गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, बीच की दूरी। तो दो सरंगों और दो गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो याद रखना इसे कहते हैं तरंग धैर्य। तरंग धैर्य। आ रही है बात समझ में, है ना, समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही है बात समझ में। कि तरंग धैर्य आपसे सवाल पूछ लिया जाए, तरंग धैर्य किसे कहेंगे, दो सरंग होगी या दो गर्त होगी, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, लैम्डा या तरंग धैर्य। तरंग धैर्य का मान जितना ज्यादा होगा उसका प्रभाव उतना ही कम रहेगा, ये चीज ध्यान रखना। जितना ज्यादा मान होगा वो गति उतनी ही स्लो करती दिखाई देगी आपको। जहां पर तरंग धैर्य का मान कम होगा वहां फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी, और फ्रिक्वेंसी जिस चीज की ज्यादा होगी तरंग एनर्जी बहुत ज्यादा होगी और वो ज्यादा काम करे, ज्यादा इफेक्ट डालेगी। तो ये चीज ध्यान रखना, जिसकी आवर्ती ज्यादा होगी वो ज्यादा इफेक्ट डालेगी, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी वो कम इफेक्ट डालेगी। सीधी सी बात है, एक दूसरे के अपोजिट है ये। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। तो यहां तक चीजें आपको बेसिक चीजें पता चल रही होगी कि भूकंप शास्त्र के आधार पर कैसे अध्ययन करेंगे। अब हम बात करते हैं टॉपिक पर, कि टॉपिक के अंदर देखें तो भूकंप शास्त्र के आधार पर किस तरीके से अध्ययन करवाया गया। जब पृथ्वी के अंदर जब तरंगे दौड़ाएगी तो भूकंपीय तरंगे तीन प्रकार की होती है। भूकंप तरंगे तीन प्रकार की होती है। तो भूकंप तरंगे तीन प्रकार की कौन कौन सी होती है भी, सबसे पहले हम बात करेंगे प्राथमिक तरंग, प्राथमिक तरंग, ठीक है। प्राथमिक तरंग के बाद बात करेंगे हम सेकेंडरी, द्वितीय तरंग, ठीक है, द्वितीय तरंग। अगली बात करेंगे तृतीय तरंग, या तीसरी तरंग लिख दो भाई, ठीक है, थर्ड वेव होती है, ठीक है। प्राथमिक तरंग कौन सी होती है, तो याद रखना प्राथमिक तरंग जो होती है आपकी पी वेव, जिसे हम पी तरंग के नाम से भी जानते हैं, क्या कहते हैं, पी तरंग, ठीक है जी। सेकेंडरी जो होती है वो आपकी कौन सी होती है, एस तरंग होती है, ठीक, कौन सी होती है, एस तरंग होती है, ठीक है भाई। और टर्सरी जो होती है वो कौन सी होती है आपकी, एल तरंग होती है, कौन सी होगी, एल तरंग होगी। आ रही बस समझ में जी, ठीक है। अब प्राथमिक तरंगे जो होती है याद रखना ये किस में गमन करती है, सीधी सी बात है, ये ठोस, ठीक है, ये ठोस में गमन करेगी, ये द्रव में भी गमन कर सकती है, द्रव अवस्था में, ठीक है। उसके बाद ये गैस में भी गमन कर सकती है, गैस में भी चलती है। तो ये तीनों में चलने वाली तरंग है। तो आपसे सवाल रहेगा पी तरंग किस में गमन कर सकती है, ठोस, द्रव और गैस, तीनों में। उसके बाद एस तरंग की अगर बात करूं तो ये अकेली सिर्फ ठोस में गमन करती है, याद रखना किस में करती है, ठोस अवस्था में, ये चीज ध्यान रखना है, ठोस अवस्था में गमन करती है, ठीक है। तृतीय तरंग की बात करूं ये भूपरपट्टी तरंग कहलाती है, क्या कहलाती है, भूपरपट्टी तरंग कहलाती है। आपसे सवाल रहेगा कि पी तरंग जो है किस में कहते हैं, ठोस, द्रव और गैस, ये ठोस में, ये सिर्फ भूपरपट्टी। तो जब होता क्या है कि पृथ्वी के अंदर पी तरंग को दौड़ाया जाता है तो ये ठोस, द्रव और गैस में चलती है। एस तरंग को दौड़ाया गया तो ये पता चलेगा कि क्षेत्र में ठोस है, ठीक है। और एल तरंग जो है भूपरपट्टी तरंग है। आगे चलकर बात करेंगे, थोड़ा सा इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, कई बार सवाल पूछाता है। पी तरंग जो होती है, पी तरंग की गति सबसे अधिक है, पी तरंग की जो गति है वो सबसे अधिक किस में रहती है, ठोस में रहती है। सबसे अधिक रहेगी वो किस में रहेगी, ठोस में रहेगी, ठीक है जी। अधिक किस में रहेगी, ठोस में गति करेगी। उसके बाद द्रव में थोड़ी कम हो जाएगी, गैस में कम हो जाएगी, सीधी सी बात है। इसकी जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना प्रभाव ज्यादा डालेगी, कोई चीज पर नुकसान ज्यादा होगा उतनी ज्यादा। लेकिन इसकी तीव्रता रहती है वो कम रहती है, याद रखना इसकी तीव्रता कम है तो इसका मतलब क्या है, इसकी वेवलेंथ ज्यादा है और आवृत्ति क्या है, इसकी कम है। सीधी सी बात आ रही है समझ में, कि जिसकी आवृत्ति कम होगी और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। आ रही बात में, वो प्रभाव कम डालेगी, ठीक है।
उसके बाद अगर मान के चलो कि प्राथमिक तरंग के भूकंप आते हैं तो सिर्फ झटके ही मिलेंगे आपको, कुछ बिल्डिंग वगैरह नहीं गिरेगी, सिर्फ फील होगा आपको, ठीक है। तो इसकी इंटेंसिटी कम रहती है, ठीक है। उसके बाद अगर ठोस तरंग की बात करूं, इसकी आपने इसकी तीव्रता देखी तो इसकी गति क्या ज्यादा रहेगी, गति क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, लेकिन तीव्रता क्या रहती है, कम रहती है। इसकी अगर बात करूं मैं तो इसकी जो गति है, इसकी जो गति है वो ज्यादा रहती है किसके कंपैरिजन में, सॉरी इसकी गति जो रहेगी वो कम रहेगी किसके कंपैरिजन में, ठोस के, इसकी पी तरंग के कंपैरिजन में। तो याद रखना ये चीज, ऐसे आप इसको कर सकते हो, पी तरंग के कंपैरिजन में जो गति है उसकी जो कम रहेगी, लेकिन पी तरंग के कंपैरिजन में आवर्ती जो होगी, पी तरंग की गति जो है, पी तरंग के कंपैरिजन में इसकी गति कम है लेकिन आवर्ती जो होगी वो ज्यादा रहेगी। और आवर्ती जिसकी ज्यादा रहेगी तो सीधी सी बात है इंटेंसिटी जो है, तीव्रता क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब सेकेंडरी तरंग के भूकंप आते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान होता है। आगे बात समझ में। उसके बाद क्या करेंगे, ये सबसे खतरनाक तरंग है, सबसे खतरनाक तरंग माना जाता है इसको, तृतीय तरंग, तो सबसे नुकसानदायक तरंग भी माना जाता है, तो विस्फोटक तरंग भी माना जाता है। याद रखना सिर्फ ये भूमि की ऊपरी सतह पर चलती है, आ रही बात समझ में। तो याद रखना इसकी गति तो सबसे कम होती है, गति क्या रहती है, सबसे कम, लेकिन इसकी तीव्रता सबसे अधिक रहती है, और जिसकी तीव्रता सबसे अधिक रहेगी वो ज्यादा प्रभाव डालेगी। अरे बस समझ में, जिसकी तीव्रता सबसे अधिक हो, ज्यादा प्रभाव, तो सबसे खतरनाक तरंग कौन सी होगी, एल तरंग होगी, और उसके बाद एस तरंग, और सबसे कम नुकसान वाली कौन सी होगी, पी तरंग होगी। आ रही बात समझ में। जब इन तरंगों को दौड़ाया गया तो पी किस में गति करेगी, ठोस, द्रव, गैस, तीनों में गति करेगी। तो देखा गया कि ठोस में तो इसकी गति ज्यादा है लेकिन द्रव में इसकी गति कम, और गैस में उससे भी कम है। तो इसका मतलब गैस के अंदर जब ये चली तरंग तो बिल्कुल स्लो होगी, लेकिन जो एस तरंग थी वो सिर्फ ठोस में चली, उसके बाद चलना ही बंद कर गया। तो अब इसको आप डायग्राम से अगर देखो तो कैसे देखोगे इसको, आप सपोज दैट इसको ऐसे कर सकते हो। अगर बताऊं मैं आपको तो आप ये जो इमेजिनेशन किया गया वो ऐसा किया गया कि जो आपकी, मैं आपको रेड तरंग होगी वो पी तरंग होगी, आपकी ध्यान रखना ये चीज, जो आपकी रेड तरंग होगी वो पी तरंगी है सारी सारी, इस तरीके से ये गति ऐसे की थी इसने। जो पी तरंग है पूरी पृष्ठ के अंदर चल रही थी, पूरी पूरी भाग में चली थी ये पी तरंगी, ठीक है। तो ये पूरी पूरी पी तरंगे ऐसे चली थी, आ रही बस समझ में, ठीक है भाई। लेकिन जब मैं बात करूंगा एस तरंगों की तो इसका मतलब कि जो पी तरंग है वो ठोस, द्रव, गैस तीनों में से गमन किया उसने, ठीक है। और जब मैं बात करूंगा एस तरंगों की तो एस तरंग की बात करूं तो मैं एस तरंग को इस कलर से डिनोट कर रहा हूं। तो ये एस तरंग है, जहां पर ठोस था वहीं चल पाई है, जहां पर ठोस था वहीं चली, उसके बाद अपना मुख चेंज कर लिया इसने, अपना जो रास्ता है वो चेंज कर लिया। ठोस ठोस में जो गति करने वाली थी तरंगे थी वो कौन सी थी, एस तरंगे थी। याद रखना ये चीज, आ रही बात समझ में भाई। तो जो रेड कलर की दिखाई दे रही है वो पी तरंग है, ठीक है। और जो एस तरंग कौन सी है, जो आपको इस कलर में दिखाई दे रही है, तो एस तरंगे थी वो किसमें गति की है, तो एस तरंग होगी ये, ठीक है। और वहीं पर अगर मैं बात करूं पी तरंगों की तो जो पी तरंग प्राथमिक वेव है वो रेड कलर वाली आपकी क्या है, पी तरंग है। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो कि इस तरीके से गमन किया इसने। तो जहां पर ठोस दिखाई दी वहां पर सिर्फ एस रही थी, और जहां ठोस, गैस तीनों अवस्थाएं थी वहां पर पी तरंग होगी। इसके आधार पर हमें देखा गया कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना का पता लगाया गया। तो आपसे कई बार सवाल पूछा जाता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस आधार पर पता लगी, तो भूकंप शास्त्र के अध्ययन के आधार पर। आ रही बात समझ में। भूकंप शास्त्र के अध्ययन में भी आप लोग जान सकते हो पी तरंग कौन सी है, एस तरंग कौन सी है, और एल तरंग कौन सी है। पी तरंग सबसे नुकसानदायक कम तरंग होती है, एल तरंग सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है, वहीं पर एस तरंग होती है वो कम नुकसानदायक होती है। आ रही बात समझ में। यहां तक चीजें आप लोगों को क्लियर होगी भी, है ना, ठीक है। आगे चलते हैं हम। अब देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना का थोड़ा अध्ययन करते हैं। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना की अगर बात करूं मैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना ये चीज इंपॉर्टेंट है। और पृथ्वी को 3 भागों में डिवाइड किया गया आंतरिक संरचना के आधार पर, तो ये चीज ध्यान रखना। इस डायग्राम को आप ड्रॉ कर लेना, हमेशा के लिए आप लोगों के लिए काम देगा ये, ठीक है जी। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला आपको दिखाई देगा ये आपका है क्रस्ट, कौन सा होगा, क्रस्ट, ठीक है जी। दूसरा जो भाग आपको दिखाई देगा वो आपका होगा मेटल, कौन सा होगा जी, मेटल, ठीक है जी, कौन सा होगा, मेटल। तीसरा जो भाग आपको दिखाई देगा उसे बोलते हैं हम कोर, क्या बोलेंगे जी, कोर बोलेंगे। तो याद रखना ये कौन सा हो गया, कोर हो गया जी, कोर हो गया। कलर चेंज कर देता हूं मैं थोड़ा। तीसरा भाग कौन सा हो गया, कोर हो गया,
ठीक है। तो आपसे पहला सवाल रहेगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कितने भागों में विभाजित है? तो क्रस्ट, मेटल और कोर। आ रही बात समझ में? तो 3 भागों में डिवाइड होगी। अब होता क्या है कि हुआ क्या, जैसे ही क्रस्ट, मेटल, कोर 3 भागों में डिवाइड हुई है तो उसके बाद इसमें क्या था, डिसकंटिन्यूटी दिखेगी। डिसकंटिन्यूटी का मतलब कि दाब के आधार पर भी दिखेगी, तापमान के आधार पर भी दिखेगी और ठोस अवस्था के आधार पर भी। तो जिन जिन व्यक्तियों ने प्रेशर देखा, जो ठोस अवस्था से दाब के आधार पर जिन जिन व्यक्तियों ने डिसकंटिन्यूटी देखी जहां जहां पर, तो उन्हीं के नाम पर कुछ डिसकंटिन्यूटीज के नाम रख दिए गए। ये चीज ध्यान रखना। तो पहली बात तो क्रस्ट का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्रस्ट का जो निर्माण हुआ है वो होता है स्याल। स्याल का मतलब क्या होता है, इसको ऐसे कोडवर्ड याद रख सकते हो, स्याल, इसको सियाल ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है जी। तो क्रस्ट का जो निर्माण हुआ किससे हुआ है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से हुआ है। तो आपसे सवाल रहेगा क्रस्ट में कौन सी सबसे अधिक धातु पाई जाती है, तो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। तो ये आपसे सवाल रहता है। दूसरा, अगर मेटल की बात करें तो याद रखना सिलिकॉन, एल्यूमिनियम के साथ स्याल, सीमा। अगला कौन सा आएगा, मेटल किससे निर्माण हुआ, तो सीमा से। तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम जो है किसमें पाया जाता है, तो आप सीमा, आप लोग इसको ऐसे याद रखते हो, सीमा के नाम से याद रख सकते हो। सिलिकॉन और मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है, तो मेटल में, स्याल, सीमा। और इसको आप लोग ऐसे याद रख सकते हो, निफे। किससे, निफे। तो निकिल और आयरन की मात्रा सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, कोर में पाई जाती है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कितने भागों में डिवाइड है, 3 भागों में, क्रस्ट, मेटल और कोर। आपसे सवाल रहेगा कि क्रस्ट का निर्माण किससे हो, तो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम किसमें पाया जाता है, तो क्रस्ट में। सिलिकॉन और मैग्नीशियम सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, तो मेटल में। तो वहीं पर कोर में क्या पाया जाता है, निकिल और आयरन पाया जाता है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। अब कुछ डिसकंटिन्यूटीज बनी, मतलब कि असंबद्धताएं बनी है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। अगर मैं डिसकंटिन्यूटीज की बात करूं मैं, तो डिसकंटिन्यूटी के अंदर सबसे पहले क्रस्ट को 2 भागों में डिवाइड कर लो आप। क्रस्ट को 2 भागों में डिवाइड करो आप। तो क्रस्ट को 2 भागों में डिवाइड करोगे तो इसको ऐसे डिवाइड कर लो कि जो ऊपरी क्रस्ट है इसे बोल देंगे अपन ऊपरी क्रस्ट। क्या बोलते हैं, ऊपरी क्रस्ट, ठीक है जी। नीचे वालों क्या बोल देंगे, निचला क्रस्ट, निचला क्रस्ट, ठीक है जी। क्रस्ट को 2 भागों में डिवाइड किया ना हमने, कि क्रस्ट के क्षेत्र को 2 भागों में डिवाइड, ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट। जो बीच में मैंने लाइन ड्रॉ की है ये इसकी डिसकंटिन्यूटी, यहां और यहां में दाब में फर्क आ गया भाई, यहां और यहां पर प्रेशर का फर्क आ गया, और उस प्रेशर को जिस व्यक्ति ने खोजा था उसी के नाम पर इस डिसकंटिन्यूटी नाम रख दिया। तो याद रखना कॉनरेडो असंबद्धता, इसे क्या कहते हैं, एक कॉनरेडो नाम का आदमी था जिसने इस असंबद्धता को खोजा था। तो याद रखना जिस व्यक्ति ने इसको असंबद्धता खोजा था उसी के नाम पर रख दिया कॉनरेडो असंबद्धता। क्या कहते इसे, कॉनरेडो असंबद्धता, असंबद्धता, कॉनरेडो डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, कॉनरेडो डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद, कॉनरेडो के बाद ये आपका मेटल था। तो ये आपका मेटल वाला जो हिस्सा है, यहां पर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, मेटल को 2 भागों में डिवाइड करो। तो ये निचला क्रस्ट था और ये ऊपरी मेटल है। ये कौन सा होगा आपका, ऊपरी मेटल होगा। कौन सा हो गया, ऊपरी मेटल है ना, ऊपरी मेटल है। और ये नीचे वाला कौन सा हो गया, निचला मेटल है, निचला मेटल हो गया ना। तो अब क्या हुआ कि जो ये ऊपरी मेटल है और ये जो क्रस्ट है, इन दोनों के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसे क्या कहते हैं, तो याद रखना इसे बोलते हैं मोहे। क्या बोलते हैं, मोहे नाम का व्यक्ति था जिसने इस डिसकंटिन्यूटी खोजा था, उसी का नाम रख दिया गया मोहे असंबद्धता। क्या कहेंगे, मोहे असंबद्धता, मोहे असंबद्धता। तो आपसे सवाल रहेगा मोहे असंबद्धता किसके बीच में है, तो निचला क्रस्ट और ऊपरी मेटल। आ रही बात समझ में, निचला क्रस्ट और ऊपरी मेटल के बीच में कौन सा है, मोहे असंबद्धता है, ठीक है जी। उसके बाद अगर बात करूं मैं, तो ये आपको ऊपरी मेटल है और ये निचला मेटल है, ठीक है। मोहे के बाद आप लोग ध्यान रखना, ये आपका जो रहेगा वो है रेप्टी। कौन सा रहेगा, रेप्टी, रेप्टी कौन सा है, रेप्टी। तो याद रखना, तो रेप्टी नाम का व्यक्ति था जिसने क्या डिसकंटिन्यूटी खोजी ऊपरी मेटल और निचले मेटल के बीच में, तो उसे बोलते हैं रेप्टी असंबद्धता। आ रही बात समझ में, रेप्टी असंबद्धता, इसको आप असंबद्धता के रूप में नोट कर सकते हो, ठीक है जी। अगला आपका आएगा, वो आएगा जो आपका कोर वाला क्षेत्र है। तो कोर के अंदर आपका आएगा, उसका अगला नाम है लेहमन। कौन सा आएगा, लेहमन। कौन सा है, लेहमन। तो याद रखना, तो ये आपका निचला मेटल हो गया और ऊपरी कोर हो गया। तो कोर को भी 2 भागों में डिवाइड कर दो आप लोग ऐसे, ठीक है जी। तो ये निचला, तो ये आपका ऊपरी कोर हो गया, ये ऊपरी कोर है। तो आपसे सवाल रहेगा
ऊपरी कोर को निचले मेटल से अलग कौन करता है? तो लेहमन एस बत्ता अलग करती है। ठीक है जी। उसके बाद ये निचला कोर हो गया, ये कौन सा हो गया? निचला कोर हो गया, निचला कोर है। ठीक है जी। तो निचला कोर जो आपका है, तो ऊपरी कोर और निचला कोर दोनों के बीच में जो एस बत्ता उसे बोलते हैं गुटेनबर्ग एस बत्ता। क्या बोलेंगे? गुटेनबर्ग एस बत्ता। ठीक है जी। कौन सी? गुटेनबर्ग एस बत्ता, इसको लिख दो गुटेनबर्ग। ठीक है, गुटेनबर्ग। तो गुटेनबर्ग जो एस बत्ता वो किसमें है? तो ऊपरी कोर और निचले कोर में। ठीक है जी। लेहमन जो है निचला मेटल और ऊपरी कोर में है, और रेप्टी जो है ऊपरी मेटल और निचले मेटल में है। वहीं पर मोहे जो है आपका क्रस्ट और मेटल के बीच में है। वहीं पर आपका कॉनरेडो जो है ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच में आपकी डिसकंटिन्यूटी है। तो यहां से पृथ्वी की आंतरिक संरचना से आपसे सवाल रहता है, ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है इसके अंदर? ये नाम याद रखना है, किसका किससे निर्माण? तो सियाल से हुआ क्रस्ट का। सीमा जो पाई जाती है किसमें पाई जाती है? मेटल में, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। निकल किसमें पाया जाता है? तो याद रखना ये किसमें पाया जाता है? निकल और आयरन में। तो यहां तक चीजें आप लोगों को समझ में आएगी। तो मैं सेशन को यहीं समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत।